लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल या वर्ड जो प्ले करता है वो है इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन टोटल 4 चीजों की। सबसे पहला ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब बिल्डिंग का फिजिकल शेप, बेसिकली आप इसको 3D कह सकते हो। सेकेंड वन मेटा डेटा, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज और स्पेसिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन डालना। रिलेशनशिप, एक कंपोनेंट दूसरे से कैसे कनेक्टेड होगा इसकी रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन डालना। एंड लास्ट वन बिहेवियर, मतलब रियल वर्ल्ड के लॉजिक्स को अप्लाई करना या स्टिमुलेट करना। जैसे कि अगर आपने वॉल्स को मूव किया तो रूफ कैसे बिहेव करेगी, ये सब एग्जांपल से स्टिमुलेट करना। अब क्वेश्चन आता है कि इस 3D में इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि आज की डेट में बिम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एंड द रियलिटी इज कि जब आप एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन करते हो ना, तो वहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक आर्किटेक्ट अपनी ड्राइंग बनाता है, एक MEP वाला अपनी ड्राइंग बना रहा है, स्ट्रक्चर वाला अपनी ड्राइंग बना रहा है और कॉन्ट्रैक्टर एक अपनी ड्राइंग को फॉलो कर रहा है। जब ये सारी चीजें साइट पर जाके कंस्ट्रक्ट होती है तब पता चलता है कि बिम के ऊपर जो है वो डक्ट जो है वो आपस में टकरा रही है या ओवरलैप कर रही है। अब ये सारी चीजें एक छोटे प्रोजेक्ट पर तो कम नुकसानदायक दिखेगी, लेकिन सोच के देखिए जहां पर आप एक एयरपोर्ट बना रहे हो, जहां पर आप एक स्काई स्केपर बना रहे हो, मतलब मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तब क्या ब्लंडर होगा, पूरे प्रोजेक्ट का फेलियर डिक्लेयर हो जाएगा ये। और इसी के बाद एग्जिस्ट किया बिम, मतलब कि 3D के अंदर इंफॉर्मेशन डाल देना इन 4 चीजों का। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई कि जो आप रियल वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन करने वाले हो उसका एग्जैक्ट 100% आपने डिजिटल कंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर पर कर दिया। और उसके बाद जो भी टेस्टिंग करनी है, जो भी ओवरलैपिंग करनी है या जो भी एरर देखना है वो आप सॉफ्टवेयर पर ही देख लो, ताकि साइट पर कोई भी ब्लंडर देखने को नहीं मिले। इसीलिए बिम एग्जिस्ट किया और इसी प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया। अच्छा, इसी के साथ साथ बिम में एक और प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी स्टार्ट की, वो ये था कि जो भी अभी तक हम 2D बनाते थे या 3D बनाते थे ना, इसमें आप देखोगे जितनी भी इंफॉर्मेशन ले लो वो सब डिजाइन लेवल पर ही बात होती थी, कभी भी कंस्ट्रक्शन लेवल पर या ऑपरेशन लेवल पर बात नहीं होती थी। लेकिन जब बिम आया, बिम ने कंस्ट्रक्शन लेवल पर भी बात की और ऑपरेशन लेवल पर भी, मतलब बिल्डिंग बनाने के ऊपर भी बात की और बिल्डिंग बनने के बाद उसकी पूरी एक लाइफ साइकिल जो है उसके ऊपर भी बात की। तो इसीलिए बिम जो है यहां पर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड कर दिया गया। और इस बिम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये आपस में इतने अच्छे से कोलैबोरेट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम ही इसने सॉल्व की है बिम ने, तो इतने अच्छे से कोलैबोरेट हो जाते हैं कि अगर आप अपने मॉडल में सिर्फ एक वॉल को भी चेंज करते हो, उसका एक मटेरियल भी चेंज करते हो ना वॉल का, तो उसकी क्वांटिटी, उसकी कॉस्टिंग और उसका जो अब बनने का डेट है, मतलब शेड्यूलिंग है प्रोजेक्ट का, वो सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। सिर्फ एक वॉल का स्पेसिफिकेशन चेंज करते ही ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके चेंज हो जाती है। और अब आते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पर। जी हां, ये जो बिम है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पर चलती है जिसका नाम है ISO 19650। इसके 3 इंपॉर्टेंट मेन पिलर होते हैं। सबसे पहला है CDE, दूसरा है BEP एंड थर्ड वन इज अ LOD। अब इसका फुल फॉर्म समझते हैं। CDE, कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। बेसिकली ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पर सारा डेटा रखा जाता है और जितने भी टीम्स में लोग हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी टीम में लोग हैं वो सब यहीं पर आकर एक्सेस करते हैं, इसलिए इसका नाम है कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट पिलर इज BEP, बिम एग्जीक्यूशन प्लान। बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले एक रूल बुक है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट को कब शेयर करना है, किससे शेयर करना है, कैसे शेयर होगा, ये सारी चीजों का पहले ही एक रूल बुक बना लेना उस प्रोजेक्ट को लेके। एंड थर्ड वन इज अ LOD, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। LOD टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400 एंड LOD 500। LOD 100 जो है वो कंसेप्चुअल मासिंग होती है, वहीं पर LOD 200 जनरल ज्योमेट्री, LOD 300 को अगर आप देखेंगे तो प्रिसाइज ज्योमेट्री विद डेटा, LOD 400 जो है वो फैब्रिकेशन लेवल पर बात होती है एंड LOD 500 एज बिल्ट मॉडल। मतलब बेसिकली अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट का LOD 500 रीच कर लिया तो जो एग्जैक्टली 100% साइट पे बनने वाला है उसका 100% आपने पहले डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर पे बना दिया। ये समझिए अगर आपने एक बार LOD 500 अचीव कर लिया। लेकिन एक सेकंड, कंफ्यूज होने की या फिर टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज है और इसको कैसे याद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक कंप्लीट वर्कफ्लो समझाता हूं कि जब एक बिम का प्रोजेक्ट आता है तो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है और उस स्टेजेस में क्या क्या कंप्लीट होता है, तब जाके एक प्रोजेक्ट बनता है। जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, ट्रस्ट में आपको ये टर्मिनोलॉजीज भी ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगी और हमेशा के लिए रिकॉल भी रहेगी। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आपको वो प्रोजेक्ट दिया बिम का। अब बिम के टोटल जो है वो 7 स्टेजेस होते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेज है वो है इनिशियल्स। इनिशियल्स का मतलब है कि जब प्रोजेक्ट आता है तो उसके स्कोप ऑफ वर्क पे बात करना, उसके बाद BEP एंड CDE को सेटअप करना। मतलब क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट आया, आपने
उसका एक स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड किया, उसके बाद उसकी बीईपी मतलब बिम एग्जीक्यूशन प्लान किया, उसका रूल बुक बनाया कि कौन लोग एक्सेस करेंगे, कब कब एक्सेस होगा, कौन से वो टीम लीडर होने वाले हैं, वो सब एक कंप्लीट बीईपी के तहत आपका सेट हो गया। उसके बाद थर्ड जो आप सेटअप करते हो वो है कॉमन डेटा एनवायरनमेंट मतलब सीडीई, मतलब कि कौन से क्लाउड के प्लेटफॉर्म पर कौन सी फाइल पर वो रखा रहेगा जहां पर सारे लोग आके उस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ये कंप्लीट डेटा जो है ना उसी ही एनवायरनमेंट से एक्सेस होने वाला है उस डेडिकेटेड प्रोजेक्ट को लेके। तो पहला हुआ हमारा इनिशियल। सेकेंड स्टेज है कंसेप्चुअल डिजाइन। इस कंसेप्चुअल डिजाइन में उस प्रोजेक्ट का एलओडी 100 और एलओडी 200 जो है ना वो बनाया जाता है। क्या था एलओडी 100? एलओडी 100 था मासिंग करना, एंड एलओडी 200 क्या था? उसकी ज्योमेट्री बनाना। बेसिकली 3D बनाया जाता है एक रफ फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं एलओडी 100 और एलओडी 200 तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेज है डिटेल्ड डिजाइन, मतलब कि यहां पर एलओडी 300 अचीव किया जाता है। क्या था एलओडी 300? कि आपने अभी एलओडी 200 तक बनाया, मतलब उसका पूरा एक 3D बना लिया, मासिंग कर लिया, उसकी ज्योमेट्री बना ली। अब उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल दो, मतलब प्रिसाइज डिजाइन विद प्रिसाइज डेटा डाल देना। इस चीज को हम बोलते हैं थर्ड स्टेज कंप्लीट करना, एलओडी 300 अचीव करना उस प्रोजेक्ट का। तो आप समझ रहे हो जैसे जैसे आप एलओडी अचीव कर रहे हो प्रोजेक्ट वैसे वैसे कंप्लीट होता जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग हमारी बीईपी, सीडीई और स्कोप ऑफ वर्क से ही हुई थी, जो कि हमारा इनिशियल सेटअप था। अब नेक्स्ट स्टेज है फोर्थ वन है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर हम नेविश वर्क जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जहां पर हम क्लैश डिटेक्ट करते हैं। मतलब कि जो हमने अभी एलओडी 300 अचीव किया था डिटेल्ड डिजाइन में, तो वो एलओडी 300 अचीव होने के बाद सारे स्पेसिफिकेशंस हो गए, सारे डेटा वहां पर आ गए। अब उनका क्लैश डिटेक्शन किया जाता है, कहीं बीम किसी डक्ट से तो नहीं टकरा रहा, कहीं एक डक्ट दूसरे डक्ट से तो नहीं टकरा रहा, कहीं एक पाइप डक्ट से तो नहीं टकरा रहा। ये सारे क्लैश डिटेक्शन किए जाते हैं जो भी आपने एलओडी 300 अचीव किया था उसको वेरीफाई करने के लिए, ताकि ये सारी गलती साइड पर नहीं हो। इसलिए आप ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर पर ही ऑलरेडी कर ले, तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्टेज। अब यहां पर नेक्स्ट जो कि है फिफ्थ फेज, वो आता है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज का? डॉक्यूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन का। और इसी से हमारा बन जाता है ये एलओडी 400। मतलब अब आपका प्रोजेक्ट एलओडी 400 तक आ चुका है, जहां पर हम बात करेंगे उस कंस्ट्रक्शन की क्या क्वांटिटी होने वाली है, क्या कॉस्टिंग होने वाली है। ये कंप्लीट एक शीट निकालना, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन करना, जिसको आप डायरेक्टली बोलते हो कि एलओडी 400 अचीव हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट का। नाउ दी नेक्स्ट स्टेज जो कि हमारा सिक्स्थ स्टेज है, वो है कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि हमने एलओडी 100 200 अचीव कर लिया, 300 हमने अचीव कर लिया डिटेल ड्राइंग और सारे डेटा को डाल के। उसके बाद हमने उसका क्लैश डिटेक्शन कर लिया, उसके बाद हमने उसकी क्वांटिटीज निकाल ली, मतलब कि एलओडी 400 तक अचीव कर लिया। तो अब बारी किसकी है? कंस्ट्रक्शन की। तो यहां पर अब कंस्ट्रक्शन को ट्रैक किया जाता है, मतलब 4D प्रोसेस के थ्रू ट्रैक किया जाता है कि कब क्या टाइमलाइन पर क्या बनने वाला है, कब क्या आने वाला है, वो सारी चीजें। तो इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन फेज। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो कि है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब बिल्डिंग को हैंडओवर करना, लेकिन हैंडओवर किसके साथ? फैसिलिटी मैनेजमेंट के साथ। एलओडी 500 और इस फैसिलिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग को हम आपको हैंडओवर तो कर रहे हैं, आप यूज करो, उसके साथ साथ हम आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट भी देंगे। मतलब कि कभी रिपेयर की जरूरत होगी वो हम देंगे, कोई मेंटेनेंस की जरूरत है वो प्रोवाइड होगा, तो वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर में आपको दिख जाएगा। उसके साथ साथ रेनोवेशन का, तो ये कंप्लीट चीजें, मतलब एक बिल्डिंग को चलने के लिए जो लाइफ साइकिल चाहिए होती है ना, उसका भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, और इसी को हम बोलते हैं एलओडी 500 अचीव कर लेना उस प्रोजेक्ट का। तो आई होप सो कि आपको इन 7 स्टेप्स और स्टेजेस से ये समझ में आ गया होगा कि बिम का प्रोजेक्ट कैसे वर्कफ्लो में काम करता है और कहां पर कौन कौन सा एलओडी, सीडीई, बीईपी कब आता है। ये कंप्लीट चीजें और टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी और हमेशा याद रहेगा अब आपको। अब इतना सब कुछ जानने के बाद माइंड में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमें सीखना पड़ेगा अगर मुझे इस फील्ड में जाना है, या कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस फील्ड में यूज होते हैं। ये जो हमारे 7 स्टेजेस है, हर स्टेजेस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसमें कौन कौन से आर्किटेक्ट को सीखना चाहिए वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। लेकिन बाय द वे लास्ट में आप एक लाइन देखेंगे जहां पर क्लियरली लिखा है कि मस्ट लर्न सॉफ्टवेयर फॉर आर्किटेक्ट। ये क्लियरली है कि जब आपको बिम में एंटर करना है तो ये रेविट, ऑटोकैड, स्केचअप, एंडस्केप, D5, नेविश वर्क और एक्सेल आपको आना ही चाहिए। और इसकी सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है वो ये कि एक बार अगर आप इंडिया में बैठे बैठे भी प्रोजेक्ट कर लेते हो तो आपको ग्लोबल रीच और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। क्यों देखने को मिल जाती है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिए, जहां पर हम बात करेंगे कि क्यों अब आर्किटेक्ट्स जो हैं वो बिम की तरफ स्विच होते जा रहे हैं और अब एक बिम मॉडलर या बिम आर्किटेक्ट बन रहे हैं धीरे धीरे। तो डेफिनेटली इस कंप्लीट सीरीज को देखिए, जहां पर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कि क्यों अब एक आर्किटेक्ट बिम को अपना अल्टरनेटिव कैरियर मान रहे हैं।